सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि एहतसाब के अमल में पीटीआई को आखिर क्या मुश्किलात हैं, क्या वजूहात है जिसकी वजह से एहतसाब का जो अमल है वो पूरा नहीं हो पा रहा, और इसके साथ साथ बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी शामिल होंगी। और हम बात भी करेंगे आज के भुट्टो साहब की बरसी है, कुछ उस हवाले से भी आपको चीज़ें दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी, और आज की जो पीपल्स पार्टी है और उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी है उसमें कितना फ़र्क है वो भी डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया लीना आपका। एक तो लाहौर से मियाँ दाऊद हमारे साथ हैं, हमारे लाहौर के वो सीनियर रिपोर्टर हैं। एक्सक्यूज़ मी। अदालती जो मामलात हैं उन पर बड़ी उनकी गहरी नज़र है और बड़ी उनके पास इनसाइड ख़बरें होती हैं। बल्कि ये जो जस्टिस काजी अमीन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर होने जा रहे हैं, उनके बारे में जो सबसे पहले जो ख़बर हमारी ब्रेक हुई, चैनल ने बोल ने ख़बर ब्रेक की और वो मियाँ दाऊद की स्टोरी थी, तो बहुत ज़बरदस्त। और आज एक फुटेज है हमारे पास जिसको जो हम दिखाएंगे, और जो बुनियादी तौर पर एहतसाब के प्रोसेस में हुकूमत को कामयाबी नहीं हो रही। कहा जाता था कि इसमें जो अफसरान हैं वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, वो एविडेंस नहीं इकट्ठा होने देते। प्रोसिक्यूशन में भी पुरानी हुकूमत के भरे हुए लोग हैं, वो सही तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं करते, लेकिन इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं होता था। आज आपको नाजरीन हम ये फुटेज भी दिखाएँगे कि किस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक और जो दूसरे मुल्ज़मान हैं आशियाना केस के, उनके साथ किस तरह वो लोग जो उन तमाम वजारतों में, उन महकमों में काम करते रहे जिनमें बड़ा लंबा घपला हुआ, आज भी वो किस तरह से आके वो अफसरान इनकी मुआवनत कर रहे हैं। वो हुकूमत का हिस्सा हैं, आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर उन्हें लगाया गया है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने विक्टिमाइजेशन नहीं की, ये अभी बिलावल भुट्टो साहब का वेला जो उन्होंने किया वो उस पर हम बात करेंगे। विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, उनको वहीं पर रखा गया, सामने ला के रखा गया, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं, एक बड़ी वजह आपको फुटेज दिखाएंगे। मियाँ दाऊद पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो हमारे साथ हैं, जिसमें सब कुछ हम आपको दिखाएंगे और फिर आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि क्या वजह है। ये जो एक बात होती है कि पकड़े नहीं गए लोग, वो आपको समझ में आएगी। लेकिन शुरू में थोड़ा सा, मैं आज बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुन रहा था, आसिफ अली जरदारी साहब की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज बरसी, और बिलाशुबा वो एक अहदसाज शख्सियत थे, एक कंट्रोवर्शल भी थी उनकी पर्सनैलिटी। बहुत सारे लोग उनसे प्यार करते हैं, लोगों ने अपने आप को आगे लगाए उनके लिए, लेकिन कुछ लोग उनसे उतनी नफ़रत भी करते हैं, उनको बुरा भला भी समझते हैं। एक सिर्फ मैं बात कहूँगा कि अगर आज जो स्टेज पर मुझे जो लोग नज़र आ रहे थे जिन्होंने तकारीर की, उनमें बड़े बड़े वो जय्यद लोग हैं, बड़े आलम फाजिल लोग हैं, और मैं कोई उन पर किसी तरह का वो नहीं कर रहा, एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन सवाल बड़ा ये है, जैसे अलीना आपने कहा कि जो आज की पीपल्स पार्टी है, क्या ये भुट्टो की पार्टी है? यानी उससे मुराद ये है कि क्या इसकी आइडियोलॉजी वही है, और अभी इस वक्त जो लोग चला रहे हैं वो कौन है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब स्पीच कर रहे थे, वो जनाब ज़ियाउल हक़ की मजलिस शूरा के रुकन थे, उस ज़ियाउल हक़ की मजलिस शूरा जिसने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया। आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के वारिस हैं, सोल वारिस, इनके वालिद हाकिम अली जरदारी साहब ANP में थे, और ANP के लीडर ने यह कहा था कि कब्र एक है, बंदे दो हैं। ज़ियाउल हक़ से ये कहा था कि कब्र एक है, बंदे दो हैं, कि अगर तुम नहीं जाओ, अगर भुट्टो कब्र में नहीं गया तो फिर तुम जाओगे उस कब्र में। वो आज वारिस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एतजाज़ अहसन बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, उनमें बड़ी क्वालिटीज़ हैं, ही इज़ कंसिडर्ड एज ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, लेकिन वो वज़ीर पंजाब के वज़ीर थे, इस्तीफ़ा दे के तहरीक इस्तिक़लाल में शामिल हुए थे, और असगर खान साहब ये मुतालबा कर रहे थे कि कोहाला के पुल पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जाए। एक अब सितम ज़रीफ़ी है, आज वो कह रहे थे मैं हूँ पीपल्स पार्टी, अच्छी बात है, अच्छे, उन्होंने उनकी स्ट्रगल भी है बड़ी, मैं कोई उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा। निसार खोड़ो साहब बैठे हुए नज़र आए, और वो भी तहरीक इस्तिक़लाल में थे। मैं एक जो स्टेज पर जो लोग थे, मैं आपको बहुत सारे और मज़ीद नाम भी ऐसे बता सकता हूँ। ये वो लोग थे जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उस साइड पे थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना चाह रहे थे, ज़ियाउल हक़ के साथी थे। और आज
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल जो लाड़काना में जलसा कर रही थी, ताज़ियती जलसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बिलाशुबा एक अहद साज शख्सियत, वो खड़े हुए वहाँ पर अपने आप को भुट्टो का वारिस कह रहे थे। अब दूसरी बात आ जाइए ज़रा फ़िलॉसफी पे। भुट्टो की फ़िलॉसफी क्या थी? नेशनलाइजेशन। भुट्टो का नारा था सोशलिज्म हमारी मईशत। आज की पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती, आज की पीपल्स पार्टी ये कहती है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, सरमायादारी। पीपल्स पार्टी का वर्कर कहता था सरमायादारी ठा। पीपल्स पार्टी का वर्कर कहता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये कहता था कि जो क्लास है, ये जो लड़ाई है माशरे में, ये सिर्फ 2 तबकात के दरमियान है, एक गरीब और एक अमीर। और फिर भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने इन 2 तबकात के दरमियान एक आबरूमंदाना सुलह करवाने की कोशिश की, जो कि मेरी गलती थी। ये सुलह नहीं हो सकती, ये एक की जीत पर ही फैसला होगा, और मुझे जो सज़ा मिल रही है वो इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है। आइडियोलॉजी भुट्टो की और थी। ये तो सारे सरमायादार बैठे हुए जब अपनी अपनी इंडस्ट्रियाँ लगा के कोई एमनेस्टी की बात कर रहा है, कोई कुछ बात, इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी रोल बैक की। और ये दुनिया में आज आम लोग यही कहते हैं, और जनाब अब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, और जनाब अब तो जब वो सोशलिज्म कम्युनिज्म वहाँ ही नहीं रहा तो हमने क्या करना है। होगी ये बात, लेकिन मतलब दुरुस्त हो सकती है ये बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये भुट्टो की आइडियोलॉजी नहीं बेच रहे। अगर ये कहते हैं ना कि ये भुट्टो के हम नज़रिए की बात कर रहे हैं, गलत, टोटल गलत। भुट्टो का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ था, इस पीपल्स पार्टी का वो नज़रिया नहीं है। और मैं मुझे हैरत होती है कि बड़े बड़े वो लोग जो जिन्हें हम सुरखेल कहते थे, सुरखेल लेफ्टिस्ट, वो भी पीछे खड़े होकर कहते हैं हाँ जनाब बिल्कुल ये हम भुट्टो की पार्टी है और इसके लिए। और हमारा दोस्त सजाद अनवर बेचारा वो कहाँ अजरदारी की करप्शन को छुपाते हुए अंदर चला गया थाने में। एक दिन उसने हवालात गुजारी, अपना उसने फेसबुक पे लिखा हुआ था। पर अब आ जाइए एक और, आज का क्योंकि दिन है तो ये एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया बड़ा उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आज ये जो मीडिया जंग ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है, जियो बहुत बड़ा नेटवर्क है, नवाए वक्त बड़ा अखबार था, और भी बहुत सारे लोग जो अब मीडिया में हैं उस वक्त वो बहुत सारी चीज़ें लेते रहे। मीडिया उस वक्त क्या, नवाए वक्त का इदारिया आप उठा के देखें, जंग अखबार का इदारिया आप उठा के देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की तारीफ की गई, ज़ियाउल हक को मर्दे मोमन मर्दे हक कहा गया, और इन अखबारात ने यह लिखा कि अब किसी को पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करने की वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक ने, जंग अखबार ने कहा कि ज़ियाउल हक ने इंसाफ का बोल बाला कर दिया, परचम जो है ना वो कर दिया, इंसाफ का कायम कर दिया। और नवाए वक्त ने भी यही लिखा। और जो इनके इदारती मज़ामीन थे वो इस किस्म के थे कि उर्दू लैंग्वेज जो है उसको पाकिस्तान में आना चाहिए। एक अंग्रेज़ी अखबार है बड़ा प्रेस्टीजियस, आजकल वो बड़े नंबर पे आता है, बड़ी रेटिंग शेटिंग भी ले रहे हैं क्योंकि वो PBA में बड़े अमल दखल है उनका। उन्होंने तो ये लिखा हुआ था कि जो माल्टा के जो सियासी हालात हैं, जो मुल्क माल्टा में, ऑरेंज की बात नहीं कर रहा, जो माल्टा है वहाँ के सियासी हालात जो हैं वो किस तरह के हैं। तो 2 नंबरी मीडिया की भी आज सब भुट्टो की जो बरसी है, भुट्टो की जो शहादत है, उसका क्रेडिट लेने के लिए आगे आ गए हैं अलीना साहबा। लेकिन उस वक्त की चीज़ों को अगर आप उठा के देखें तो एक आपको बड़ी अजीब बात लगती है। और अब एक और समझ नहीं आता राना साहब से, अगर आप इजाजत दें तो मैं राना साहब से इस पे बात कर लूंगी। मुझे समझ नहीं आता फिर ये क्यों कहते हैं कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा था, किस मुंह से ये कहते हैं। और आज जो हमने सारी बातें सुनी, आज वो अपनी बचाओ तहरीक चल रही थी, 18वीं तरमीम और सारी बातें कर रहे थे, और भुट्टी ने एक छोटा सा जलसी भी कर लिया आज। देखिए अलीना, बात यह है, समी साहब ने ये जो चेहरे एक्सपोज किए ये एक तल्ख हकीकत है। बात यह है कि 18वीं तरमीम का भुट्टो से क्या ताल्लुक़ है? वो कोई भुट्टो साहब ने 18वीं तरमीम आइन में की थी? इन लोगों को ज़रा बराबर ख्याल नहीं। भाई जिन लोगों को आप बता रहे हो 18वीं तरमीम, उनको क्या पता 18वीं तरमीम क्या है और कौन 18वीं तरमीम को ख़त्म करने जा रहा है। और फिर कहते हैं मैं 1 साल का बच्चा था जब ये केस बनाए गए। भाई उस वक्त तो ये केस बने नहीं, ये तो 15-16 में आपके महबूब ताया जान के दौर में ये केस शुरू हुए थे। अलीना, बात ये है जो समी साहब ने कहा ना कि भुट्टो के फ़लसफ़े से इत्तफाक करने वाले लोग भी बहुत और भुट्टो साहब की मुखालफत करने वाले। आई एग्री। लेकिन उन लोगों को ज़रा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के मेंबर थे और आज वो भुट्टो के फ़लसफ़े की बात कर रहे हैं। जिनके हाथ भुट्टो के खून से रंगे हुए हैं, आज वो भुट्टो के वारिस बने हुए हैं।
तो ये असल बात ये, और जैसे राना साहब ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि स्टेज पर तकारीर क्या हो रही थी, 18वीं तरमीम, इसका कोई भुट्टो की फिलॉसफी से ताल्लुक नहीं। फिर मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं, ये करप्शन जो है ये एहतसाब ना किया जाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। भुट्टो साहब की फ़िलॉसफी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो खुद एक ऑनेस्ट आदमी थे, उनके खिलाफ किसी तरह का भी कोई बदयांती का पर्चा दर्ज नहीं हो सका। ज़ियाउल हक ने उनको फांसी पर दे लटका दिया, लेकिन उनके खिलाफ बदउनवानी का मुकदमा वो ना कायम कर सके। और सबसे बड़ी बात जो मैंने भुट्टो साहब को सुना वो ये सुना कि वो यूएन में खड़े होकर अपने मुल्क की सलामती की बात करते थे, और यहाँ पर आप ये जो भुट्टो के जो नवासे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुन लो तो वो हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क की सलामती के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि दिल नहीं चाहता कि बंदा उन्हें सुने और कहे कि भाई ये टिकट पकड़ो और जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। आज भारत का बयानिया वो बयान कर रहे थे कालाधन तंजीमों के हवाले से, और ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि दहशतगर्द तो रेस्ट हाउसेज में है और पॉलिटिशियन जेल में है। कौन सा पॉलिटिशियन जेल में है? ये कोई सियासी कैदी नहीं है, इनको इसलिए नहीं पकड़ा गया कि इन्होंने कहीं पे कोई जलसा किया या इन्होंने हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाई। ये नैब ज़दगान है, इन्होंने माल बनाया अरबों रुपए का। जब इनसे पूछा गया कि ये जो आपने घर बनाए हैं, ये चीज़ें बनाई हैं, इसका पैसा कहाँ से आया, इनके पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के कानून के तहत इन्हें अदालतों ने सज़ा सुनाई, ये जेल में है। लेकिन बिलावल भुट्टो जो जिस अंदाज में बात कर रहे थे, एक और बात उन्होंने कही जिसका मैं आज ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि इंतकाम ले रहे हैं वज़ीर आज़म को सांप कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, पता नहीं आज कि वो सिंध पर नजरें जमाए बैठा है। पाकिस्तान का हिस्सा है सिंध के वसाइल पाकिस्तान की मलकियत हैं और सिंधी अवाम भी पाकिस्तानी है और वो इसका बरमला इजहार करते हैं। बड़ी उन्होंने बातें की और एक ख़ास तौर पर बात की कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। मैं एक छोटा सा फैक्ट आपके सामने पेश करता हूँ। राना ताहिर साहब ने मुझे अभी बताया प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कि अभी जो 22वें ग्रेड का जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ जिसमें तरक्कियाँ हुई हैं, एक दिन में कायम अली शाह साहब की बेटी नाहिद दौरानी और उनके जो दामाद हैं इकबाल दौरानी, दोनों मियाँ बीवी एक दिन में 21वें ग्रेड से 22वें ग्रेड में प्रमोट हुए। कायम अली शाह साहब के, मुझे ये बताएं, ये इंतकाम है? ये इंतकाम ले रहा है इमरान खान या तहरीक इंसाफ की हुकूमत कि एक दिन में दोनों मियाँ बीवी को सिलेक्शन बोर्ड में 21वें से 22वें ग्रेड में तरक्की दी गई और उसकी सदारत इमरान खान ने की। ये इंतकाम है। बिलावल भुट्टो, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, लोगों की आपसे बड़ी तवक्कुआत और उम्मीदें हैं, लेकिन ये जो आपने अपने इर्द गिर्द सर कोई तवक्कुआत कोई उम्मीदें मुद्दे नहीं है, मुझे तो कोई उम्मीदें नहीं है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बंदा हमारे मुल्क के बारे में ऐसी बात करेगा उसको तो एक सेकंड भी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, उसको यहाँ से बिल्कुल निकलना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो नहीं मैं इंतहा पसंद नहीं, उसे जहाँ पे आपके मुल्क की, जहाँ पर आपके मुल्क की सालमियत की बात आती है ना, वहाँ पे सर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये डेमोक्रेसी का नाम ले लेके इसने ड्रामे लगाए हुए और क्या किया हुआ है। और यूएन के सामने खड़े होकर जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो बोलते थे, उनकी आंखों में आंखें डाल के, इसको भी वैसे ही अगर बोलता ना तो फिर मैं कहती कि हाँ भाई ये नवासा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ये अपने अब्बा की करप्शन को छुपाने के लिए तो फिर छुपाएं अब्बा की आ जाइए जरा राना साहब, अगर एक सेकंड जरा ये देखें, जो अलीना ने बात की ना भुट्टो साहब के हवाले से, बात ये है कि भुट्टो साहब और करप्शन ये दोनों एक दूसरे की जिद थे। आज भुट्टो की बरसी पर करप्शन बचाने की बात की। हाँ बिल्कुल सही बात की सब। और फिर देखें भुट्टो की सियासत से इख्तलाफ करने वाले 1000 लोग मौजूद हैं, उनके सियासी फलसफे को लोग मुस्तरद करते थे, लेकिन ये कहना, और फिर कौमी सलामती की जो बात की कि जिन लोगों ने भारत के साथ यारी की बात की थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नैब पर पाबंदी लगाई थी। बिल्कुल। तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा खड़ा होकर उनकी बरसी पर भारत की बोली बोले, ये नहायत शर्मनाक बात है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही आपने। अच्छा जी, अब अलीना साहबा, मियाँ दाऊद स्पेशल वो आज हमारे साथ शरीक हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त। मैं पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि जब ने खबर दी थी कि जनाब राहिल शरीफ साहब को जो एनओसी है वो काबीना से चाहिए, वज़ीर आज़म का एनओसी काबिल कबूल नहीं है, तो फिर और 1 महीने की मोहलत रह गई है। ये फाइंडिंग थी कोर्ट की और ये ख़बर भी मियाँ दाऊद साहब ने सबसे पहले दी, बोल पे ये ब्रेक हुई। और फिर ये मैंने पहले भी कहा, जस्टिस काजी अमीन साहब के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाने का जो फ़ैसला था उसकी खबर भी जनाब दाऊद साहब ने दी। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने रिपोर्टिंग की और आज एक ज़बरदस्त खबर लेके आए हैं कि किस तरह जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरान जो हैं वो माजी के हुक्मरानों की किस तरह मदद कर रहे हैं। दाऊद साहब, क्योंकि ये खबर आपकी है, मेरे पास सारे फैक्ट्स तो हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये एजाज़ भी आप ही को हासिल हो कि स्क्रीन पर आप इसकी पूरी तफसीलात दें और फिर हम वो सारी फुटेज चलाते हैं। जी दाऊद साहब।
आज समीम भाई एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की और LDA सिटी के जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनकी पेशी थी। ख्वाजा साद रफ़ीक को और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया और उसके साथ साथ जो LDA के साबिक़ DG हैं आहद चीमा उनको भी आज अदालत में पेश किया गया। लेकिन वहाँ पर देखने में आया कि एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जिसको उस मुकदमे में एहतसाब अदालत ने बुलाया नहीं है, जिसको नैब ने नहीं बुलाया, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक फ़ाइल हाथ में उठाए अदालत में एहतसाब अदालत के रूम में जो है वो दाखिल होता है। आज जो मरकज़ी जज हैं सैयद नजमुल हसन वो छुट्टी पर थे, तो उनका जो कमरा अदालत था वो बेसिकली तो एक बैठक बना हुआ था। वहाँ पर हर आने वाला बंदा जो है वो इन करप्शन के मुल्ज़मान से मिल रहा था। अच्छा, वो ब्यूरोक्रेट का नाम है अरफान नवाज मेमन। वो लाहौर के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रह चुके हैं उस वक्त जब आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, आशियाना हाउसिंग स्कीम का जो अराजी का मामला है वो किया जा रहा था और LDA सिटी की जो ज़मीन के मामलात हैं वो देखे जा रहे थे। ये मुस्लिम लीग नून का दौर था। अच्छा, वो एक फ़ाइल लेके कमरा अदालत में दाखिल होते हैं और उनको आगे से ख्वाजा साद रफ़ीक वेलकम करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक उसको अपनी बगल में लगाते हैं और साथ ले जाकर आहद चीमा जो कि LDA सिटी के करप्शन स्कैंडल के मुल्ज़म हैं उसके साथ ले जाकर वो उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और उसके बाद इरफान नवाज मेमन, ये हम अभी वीडियो में भी आप देखेंगे कि वो इरफान नवाज मेमन वापस आता है और आहद चीमा के साथ मिल के उसके जो वकला हैं उसको वो अपनी जो फाइल साथ लेके आया था उसके बारे में एलेबोरेट करते हैं, ब्रीफिंग देते हैं। ये ब्रीफिंग कोई 10-15 मिनट चलती रहती है। जब उनको महसूस होता है कि नहीं ये जगह, ये ओपन कोर्ट रूम जो है ये मुनासिब नहीं है, तो उसके बाद अरफान नवाज मेमन जो है उनको लेकर कमरा अदालत के अंदर ही एक मेहमानों के बैठने का कमरा होता है, उसे खुफिया कमरा कह लें आप या रिकॉर्ड रखने की जगह करें, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे अरफान नवाज मेमन जो है इन दोनों मुल्ज़मान के जो वकला थे उनको इस पूरे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में ब्रीफ करते हैं और ब्रीफ करने के बाद खामोशी से वो जो वकला थे वो उन डॉक्यूमेंट्स को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। वो भी आप फुटेज में देखेंगे कि वो उस सरकारी दस्तावेज़ात को, उन खुफिया दस्तावेज़ात को जो है वो अपने उसमें डाल रहे हैं, अपने मुकदमात की फ़ाइल में डाल रहे हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। अब उसके बाद जो इंसाइडर्स थे जो वहाँ पर मौजूद थे उनका ये कहना था कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुस्तकबिल में ख्वाजा साद रफ़ीक को और आहद चीमा को उनकी ज़मानत की रिहाई के लिए मददगार साबित होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की तलाश थी। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो अभी इंसाइडर्स की तरफ से सामने नहीं आ सके वो क्या डॉक्यूमेंट था, क्योंकि ये जो फुटेज बनाई जा रही थी वो इंतहाई खुफिया तरीके से बनाई जा रही थी। लेकिन जो इस पूरे प्रोसेस के साथ जो मुंसलिक दोस्त हैं उनका ये मानना है कि इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आहद चीमा की और जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं उनकी मुस्तकबिल में ज़मानत जो है वो होगी, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि वकला का काम ही ये होता है कि उन्होंने रिकॉर्ड में से निकाल कर उन्होंने कोई खामी निकालनी है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है जिसकी वजह से उनके मुल्ज़िम को जो फायदा हो सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहीं पर रुकिए, इरफान नवाज मेमन को यहीं पर जा सकता है, यहीं पे रुकिए मियां दाऊद, यहीं पे रुकिए। मैं प्रोड्यूसर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपको 2 क्लिप भेजे थे, आप प्लीज बड़ी स्क्रीन पर एक दफा सिर्फ एक क्लिप चलाएं और फिर दूसरा क्लिप चलाएं। मैं चाहता हूं कि लोग ये जो अभी मियां दाऊद ने बताया वो देखें कि किस तरीके से ये सारी बात हो रही है, किस तरीके से डाली जा रही है सारी। ये सारी ये बिल्कुल ये हमें नजर आ रहा है। हाँ। ये दाऊद आप देख रहे हैं अगर स्क्रीन पर, तो जरा इस पर कमेंट भी कर दीजिए कि ये क्या हो रहा है सब कुछ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये अभी आपने इससे कुछ देर पहले देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो एक शख्स को सरकारी अफसर के साथ वहां से घूम कर होकर वापस आती है। ये वो शख्स है इरफान नवाज मेमन। इसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक जो है इसको आहद चीमा के मुल्ज़मान के साथ इसका तारुफ करवाते हैं और इसको थपकी देते हैं कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, और उसको तारुफ करवाते हैं। और आप देख सकते हैं, हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे कि वो उस वकील के साथ जो कि उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ब्रीफिंग दे रहा है। ये सारी ब्रीफिंग के दौरान उसको एक्सप्लेन कर रहा है एक एक डॉक्यूमेंट, और उससे बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है अब आगे इसकी कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू थी कि एक बंदा अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी ड्यूटी छोड़ के वो आज एहतसाब अदालत आया और इनको ये डॉक्यूमेंट जो है वो दे के गया। उसके बाद ये अंदर जाते हैं और अंदर जाके फिर उसी डॉक्यूमेंट को जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। अब गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इस बात के ऊपर बात हो रही है कि जो नून लीग के तैनात कर उसके वफादार ब्यूरोक्रेट जो हैं वो इमरान खान की एहतसाब मुहिम को कामयाब नहीं होने देंगे
और मेरे ख्याल में आज ये पहला पंजाब का ब्यूरोक्रेट है जो आज रंगे हाथों पकड़ा गया है, जो करप्शन के मुल्जमान को फैसिलिटेट कर रहा है। ये असल सहूलतकारी है, ये असल वो जड़ है जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो मुसलसल अपनी एहतसाब की जो मुहिम है उसको उस तरीके से नहीं निभा पा रहे जिस तरीके से इमरान खान अपने इंतखाबी जलसों में वादे करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये ब्यूरोक्रेट पंजाब में बड़े ओहदे पर कायम है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी दीदा दिलेरी के साथ कमरा अदालत में आया, यहाँ पर नैब के अहलकार मौजूद थे। वैसे तो नैब के आप बयानात देखें, उनकी चीज़ें देखें तो वो पता नहीं क्या तूफान बर्पा करते हैं, लेकिन परले दर्जे के नकम्मे, नैब के ऑफिसर परले दर्जे के नकम्मे, नैब के अहलकार परले दर्जे के नकम्मे। एक बंदा आपके करप्शन के मुल्जमान आपका पूरा केस खराब कर रहा है, आपके सामने वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, मुल्जमों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा है, और आप वहाँ पे खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि कैसे वज़ीर आज़म इमरान खान की एहतसाब मुहिम जो है वो कामयाब होगी। ये आज इरफान नवाज मेमन जो है वो पंजाब की कोई मियां दाऊद एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि नैब के जो अफसरान मौजूद थे उनको वहाँ पर चाहिए था कि वो फौरी तौर पर इनको कस्टडी में लेते और इनसे वो डॉक्यूमेंट रिकवर करते, इनसे पूछते कि यहाँ पर आप क्या करने आए हैं। लेकिन कहीं देखें, नकम्मा होना और बात है, लेकिन अगर आपकी हमदर्दियाँ हों और अगर आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हो तो आप बुनियादी तौर पर नकम्मे नहीं होते। ये जो सारे के सारी भर्तियां हुई हैं, ये जो साबका चेयरमैन थे एहतसाब, मुझे एक ब्रेक लेनी है समीर। मैं जब वापस आऊँगी तो मैं चाहूँगी आप दोबारा से जो है ये सवाल करें मियां दाऊद सर, वो इनका जवाब दें। ये जो बच्चे हैं इन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, और ये जो कुछ बच्चे हैं उसके साथ हुकूमत को क्या करना चाहिए, मैं उस सवाल से भी आपसे सवाल करूँगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इरफान नवाज मेमन साहब जो हैं वो अपने आका को खुश करते रहे, और उनके आका जो हैं वो साद रफ़ीक साहब हैं और आहद चीमा साहब हैं। जी समी साहब, इसी पे बात हो रही है जिनके वो बच्चे हैं। देखें, ये आज जो मियां दाऊद ने ख़बर ब्रेक की है और जो फुटेज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मियां दाऊद। ये पहला मौका है कि पंजाब में बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया है, एक वीडियो के ज़रिए बोल्ड चैनल पर हम ये दिखा रहे हैं कि वो सरकारी अफसरान जो माजी में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बड़े अहम ओहदों पे रहे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ काम करते रहे, जो रेफरेंसेस है आशियाना हाउसिंग स्कीम, और वो सारे की सारी फाइल्स में से डॉक्यूमेंट लगा के आज भी ये लोग जो सरकारी अफसरान जो ये सारे प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ आके तो ये उनकी मदद कर रहे हैं, मुल्ज़मान की मदद कर रहे हैं। अब सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले था कि ये तो समझ में आती है वजह कि ये नाकामी इसीलिए हो रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। समझा ये जाता है कि जी वो नकम्मी हुकूमत है जो रात को जो तबलची बैठते हैं और वो जब बजाते हैं 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे अपने उनके प्राइम टाइम शोज़ होते हैं, तो वो क्योंकि माल बहुत लगा हुआ है तो वो पूरा तबला बजाते हैं इस बात का कि तब्दील करते हैं हुकूमत को, ख़त्म करते हैं हुकूमत को। असल मसला ये है कि वो ब्यूरोक्रेट्स माजी में अहम ओहदों पर फायज रहे, वो आज भी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और फीड कर रहे हैं मुसलसल अपने साथियों को। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि मियां दाऊद, ये कहा गया था कि सफाई कर दी जाएगी। अब ख़ास तौर पर नैब के जो लोग हैं, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था वो अदालत में मौजूद होंगे, तो उनको चाहिए था कि वो इस इरफान को कस्टडी में लेते, उनसे पूछते कि आप ये डॉक्यूमेंट क्यों लेके आए हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाती। और दूसरा, ये वो सारे लोग जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर्स भी हैं उसमें, बहुत सारे लोग हैं, तो इनकी तब्दीली की बात की गई थी कि इनको तब्दील किया जा रहा है। मुझे तो ये इत्तला मिली है कि अभी तक जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो भी वही हैं जो शहबाज शरीफ साहब के टाइम के थे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर जो नून लीग के दौर के जो अहम मुद्दों पर तैनात लोग थे आज भी वो उन कोर पोस्टों के ऊपर विराजमान बैठे हुए हैं कि और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो उनके आका हैं उनको बचाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और फैसिलिटेट वो बड़े टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि आज आपने ये देखा कि इरफान नवाज मेमन है, वो इस वक्त पंजाब हेल्थ
फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है उसके डीजी के तौर के ऊपर तैनात हैं। हेल्थ के बेसिकली वो डिस्पोजल के ऊपर है, लेकिन आप फुटेज में देखेंगे वो किस तरीके से उन्होंने वो पुराना रिकॉर्ड निकाला, कोई डॉक्यूमेंट खुफिया दस्तावेज़ चाहिए थी ख्वाजा साद रफ़ीक को और आहा चीमा को, और वो उसने लाकर उसको दी हैं और उसको और वो पंजाब में एक चहेता अफसर बन के काम कर रहा है। यही सूरत हाल प्रोसिक्यूशन की है। वहाँ पर मौजूद थे नैब के अहलकार। अब सितम ज़रीफ़ी देखें, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर नैब के अहलकार मौजूद थे, उनको चाहिए था कि उस वक्त इरफान नवाज को वो अपनी कस्टडी में लेते। ये पहला बंदा आपके सामने सबूत लेकर आ रहा है, आपके सामने वो आपके नैब के पूरे केस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर नैब के अहलकार जो थे वो खामोश बने हुए थे, और जो मुल्ज़मान है वो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब जिसको पीटीआई की गवर्नमेंट एक एजेंडे के तौर पर लेके चल रही है कि एहतसाब किया जाएगा, वो ख्वाजा साद रफ़ीक, वो मुल्ज़म, उसको पंजाब हुकूमत का ही एक अफसर जो है वो एहतसाब अदालत में जाके गले मिलता है, उसको थप्पी देता है और उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। मेरा सवाल है आपसे ये कि अब वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, अब वो उस महकमे में नहीं है जिस चीज़ का रेफरेंस है, तो हम ये अखज़ कर रहे हैं, यानी ये तो एक बड़ी और भी अलार्मिंग बात है कि वो किसी भी महकमे में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी एक्सेस है उन डॉक्यूमेंट्स तक जो आशियाना हाउसिंग स्कीम्स के तहत थे, और वो आके पूरा वकील को ब्रीफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हालांकि वो अब उस महकमे में नहीं है। तो ये तो फिर अंधेर नगरी चौपट राज वाली बात है। पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर ये जो सारा इस तरीके से कनाइवेंस चल रही है, और एक महकमे को पुराने लोग के जो है दूसरे महकमों तक एक्सेस हासिल है, वो फाइलें लेके आ रहे हैं, या वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पहले ही ले जा चुके हैं फाइल्स में, और अब तारीख है तो आज वो लेके आए हैं। ये तो बड़ा अलार्मिंग है। ये इसमें कोई शक नहीं है, ये इंतहाई अलार्मिंग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, इरफान नवाज मेमन को सस्पेंड करना चाहिए और इसको कस्टडी में लेना चाहिए। इससे बड़ा आपको और सबूत क्या चाहिए कि कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट जो है वो आपकी गवर्नमेंट को नाकाम करने के ऊपर तुला हुआ है, और गवर्नमेंट जो है वो फिर भी खामोश तमाशाई जो है वो बनी रहे। ये इससे एक क्लियर कट मैसेज है। आप जब तक किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़कर सख्त सजा नहीं देंगे जो आपकी पॉलिसी की वायलेशन कर रहा है, जो आपकी लाइन से हटकर लाइन ले रहा है और आपको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, तब तक तो ये मामला ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए एम्बैरसमेंट जो है वो बनती रहेगी। ये तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सोचना चाहिए कि वो इस फुटेज के मंजर आम पर आने के बाद भी अगर वो इरफान नवाज को सस्पेंड करके उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी नहीं करते और उससे इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती कि अब मुझे एक बात बताएं, अगर मुस्तकबिल में ख्वाजा साद रफ़ीक की और आहा चीमा की ज़मानत हो जाती है तो बदनाम कौन होगा? बदनाम होगी नैब और पीटीआई हुकूमत। लेकिन जिम्मेदार कौन से लोग होंगे? ऐसे ब्यूरोक्रेट जो उनको पीछे से आके रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखें कि 2-2.5 साल बल्कि इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है उस बंदे को वहाँ से ट्रांसफ़र हुए, लेकिन वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको वो खुफिया तरीके से आया है, आके उसने बगल में लगाए हैं और आके उसने अपने पहले आके ख्वाजा साद रफ़ीक को सलाम किया है, उसके बाद उसने आहा चीमा को सलाम किया और वो डॉक्यूमेंट दिए और वो चला गया। अब अगर ये बंदा भी पंजाब के अंदर ये ब्यूरोक्रेट भी तैनात रहता है, इसको भी गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो फिर इसका तो मतलब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं और उनकी जो टीम है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं, वो जानबूझकर आंखों के ऊपर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं कि हम चाहे आप हमें नाकाम करते रहे, हम कुछ नहीं कहेंगे। इरफान नवाज को बाबर एक और बात पर कमेंट कीजिए कि मैं सॉरी मियां दाऊद, ये बयान फरमाइए कि मैं अखबार में देख रहा था 2-3 दिन पहले कि जो साबिक चीफ सेक्रेटरीज हैं उनका एक इजलास हुआ है, और जो इस वक्त हाजिर सर्विस चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी उस इजलास में थे, और उस इजलास में ये कहा गया कि काबीना में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, इसका कुछ हल होना चाहिए, और वो जो ब्यूरोक्रेसी बड़ी कन्फ्यूज़ है। ये माजी में तो हमें मिसाल नहीं मिलती ऐसी, लेकिन अब ये एक मखसूस एजेंडे के तहत नहीं लगता सब कुछ। गवर्नमेंट के मीडिया भी बड़ा गर्म है, अपना रोल प्ले कर रहा है, तबलची तो माशाल्लाह रोज़ाना नया राग लाप रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है कि साबिक चीफ सेक्रेटरीज और ये मिलके आके तो मदाखलत, और उसमें हाजिर सर्विस चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, ये सब क्या है मियां दाऊद? सर यही तो बात पॉइंट आउट की जा रही है। इस यहाँ पर ही तो प्राइम मिनिस्टर का और वज़ीर आला पंजाब का रोल बनता है
उनको सामने आना चाहिए, उनको अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन लोगों से पूछना चाहिए कि ये किस एजेंडे के तहत वहां पर जाकर बैठे थे, किस एजेंडे के तहत इन्होंने वहां पर जाके उन साबिक चीफ सेक्रेटरीज के साथ जाके मीटिंग की और उनके साथ अपनी चीजें शेयर की, अपनी काबीना की चीजें जो है वो बाहर लेकर आए कि जिससे हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बना। ये वज़ीर आला पंजाब को इस वक्त स्टैंड लेना चाहिए। जब तक वो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स को एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, मिसाल नहीं बनाएंगे, इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, तो ये इनकी रिट जो है ऐसे ही कमज़ोर होती जाएगी। कल को ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जो इंतहाई पर्सनल फाइलें हैं वो ये ब्यूरोक्रेट उठा के जाके नून लीग के प्रोपेगेंडा सेल को दे दें और नून लीग का प्रोपेगेंडा सेल जो है वो उसकी तशहीर करना शुरू कर दी। तो इस वक्त तो वज़ीर आला पंजाब को और वज़ीर आज़म को इस बात में रोल प्ले करना पड़ेगा कि जब उनके पास सबूत आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि कौन कौन से ब्यूरोक्रेट जो हैं वो किस किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट को डैमेज कर रहे हैं, उनकी काज को डैमेज कर रहे हैं, इस मुल्क में लूटी जो करप्ट अफराद हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक उन ब्यूरोक्रेट्स को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा तब तक गवर्नमेंट जो है वो इसी तरह एम्बैरस होती रहेगी। मेरे ख्याल में, मेरी राय में वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, वज़ीर आज़म। ठीक है, अच्छा समी साहब, बल्कि मैं राना साहब से सवाल करूंगी। राना साहब, इस हवाले से कुछ लिस्टें भी बनाई गई थी जो ब्यूरोक्रेट्स को चेंज वगैरह करना था, उस हवाले से भी बताइएगा। और पिछले दिनों एक कमेटी में फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप सियासतदानों को ब्यूरोक्रेट्स की तरह बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनकी अपनी कैंपेन की जो है एहतसाब कैंपेन की धज्जियाँ उड़ा रही है। देखें अलीना, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ हुआ आज नैब कोर्ट में, जिस तरह वो सरकारी अफसर फाइलें लेकर गए, इस पर अगर कार्रवाई वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब करें तो कहा जाएगा जी कि हुकूमत नैब के काम में मुदाखलत कर रही है, एहतसाब के अमल में मुदाखलत कर रही। ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है नैब की कि वो उस अफसर को हिरासत में लें, वो उससे पूछें कि भाई तुम वहाँ क्या लेने गए थे, किसकी मुआवनत करने गए थे, क्यों केस को ख़राब करने गए थे, केस पर असरअंदाज होने गए थे। पंजाब हुकूमत जो है अगर वो उस अफसर के खिलाफ वो मुअत्तल कर सकते हैं वज़ीर आला उस अफसर को, बिल्कुल, लेकिन उसको गिरफ्तार करना नैब की जिम्मेदारी है कि वो नैब के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, वो नैब कोर्ट के काम को मुतासर कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की और फवाद चौधरी साहब की, देखें ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो नवाज शरीफ के साथ चहेते अफसरान थे, फवाद हसन फवाद का जो टोला था वो आज भी कहीं ना कहीं उन्होंने, देखें आज जो अभी समी साहब ने बात बताई कि कायम अली शाह साहब की साहबजादी और दामाद को इमरान खान ने 22वें ग्रेड में तरक्की दी, ये माजी में आपको इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। वो तो किसी ब्यूरोक्रेट ने किसी सियासी मुखालिफ के साथ काम किया हो तो तभी उसको वो रांदा दरगाह बना देते थे नवाज शरीफ साहब। बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी में नवाज शरीफ साहब तो, राना साहब, जो बंदा पैसा नहीं लेता था उसको काम भले कर दे, पैसे ना ले, उसको वो कहते थे या किसी और को ले रहे पैसे, साढ़े को नहीं ले रहे थे, उसको तो यानी वो तो कहते थे कि हर बंदा पैसे लेता है। वो उनकी डिक्शनरी में हर बंदे बिकाऊ माल है, हर बंदे की एक कीमत है और आप उसको कीमत दें और अपने साथ मिलाएं। और अगर वो आपका काम कर रहा है लेकिन आपसे पैसे नहीं ले रहा, इसका मतलब ये वो आपका आदमी नहीं है, वो पैसे किसी और से ले रहा है, वो तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उसको तब्दील कर देते थे। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जो तरीका अपनाया था, शहबाज साहब ने तो ख़ास तौर पर यह किया कि जो 22वें ग्रेड की असामी है उसमें उन्होंने 19वें ग्रेड का 20वें ग्रेड का बंदा लगाया, उसको कायम मकाम उसको इंचार्ज बना के रखा और उसका मेरिट ही ये था कि जब तक वो सारे काम वज़ीर आला हाउस के अहकामात पर अमल करता रहेगा तो वो उस पोजीशन पर बरकरार रह सकेगा, क्योंकि जूनियर मोस्ट आदमी है और वो वहाँ पर है ही इसलिए कि वज़ीर आला ने उसको रखा है। तो इस तरीके से इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको एक मैसेज भेजा कि जो लॉयल्टी आपकी शरीफ खानदान के साथ होगी वही आपकी बुनियाद होगी तरक्की की। तो पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया इन्होंने। और अभी क्या हो रहा है, अभी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, जो डीएमजी है, उसने सत्यानाश कर दिया। देखिए पुलिस के साथ जो डीएमजी इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है एक इंतहाई शर्मनाक बात है। उनका ग्रुप अलग कर दिया, उनकी हर चीज़ अलग। आपको पता है ये जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं माल रोड पर लाहौर में, राना साहब, वहाँ पे पुलिस अफसरान को नहीं मिलती रिहाइश। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वो कहते हैं जी किसी डीआईजी ने भी लेनी हो ना तो वो कहते हैं जी ये तो वज़ीर आला करेगा। तो ये डीएमजी ग्रुप जो है ना, ये एक मुंह जोर जैसे वो एक मैं उस जानवर का अब नाम नहीं लेता, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ना ये कमांद वड़न ते कमांद नू उजाड़ देन, तो ये बिल्कुल उस तरह से ये काम कर रहे हैं डीएमजी वाले। ठीक है, इंतहाई बददिमाग
पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर बर्बाद करने वाले ये लोग डीएमजी के हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त लेकिन जरा जो भी हुआ उसका जो सबसे बड़ी बात मियां ने भी की और राना ताहिर साहब ने भी की कि नैब के लोग वहां पर मौजूद थे। अब उनको चाहिए था कि वो उनको रोकते और चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो इसके ऊपर एक्शन ले, और अगर वो एक्शन नहीं लेते तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा उनकी भी कारकर्दगी के ऊपर। लेकिन आज के प्रोग्राम से समी साहब को, राना ताहिर साहब को और मियां दाऊद साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।